सुबह सुबह गंगानगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुमित्रा अपनी पकौड़ों से भरी टोकरी सिर पर उठाए बिना देर किए ट्रेन में चढ़ जाती और पकौड़े बेचने लगती। पकौड़े ले लो, पकौड़े, बढ़िया आलू प्याज हरी मिर्च के पकौड़े। पकौड़े दूं भैया? अरे नहीं चाहिए। अच्छा साहब। अरे सुमित्रा दीदी, एक पत्ता पकौड़े देना। अरे अशोक भैया, तुम कहीं जा रहे हो क्या? और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? कहीं बात हुई? हाँ सुमित्रा दीदी, अगले हफ्ते नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। माँ मामा के घर पर गई हुई है तो उन्हें ही लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये लो। बहुत टेस्टी। सुबह अगर कोई आपके पकौड़े खा ले और साथ में एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, तो दीदी यकीन मानो दिन बन जाता है। तुम्हारे पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैं तो कई बार स्टेशन पर तुम्हारे पकौड़े खाने के लिए आता हूँ। निधि, तुम भी लो ना पकौड़े। नहीं नहीं, तुम ही खाओ। गंदे तेल के पकौड़े मैं नहीं खाती ये सब, सॉरी। अशोक के साथ बैठी लड़की की बात सुनकर सुमित्रा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लड़की ने उसके सामान के लिए गलत कहा था। सुमित्रा कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप आगे बढ़ गई। अरे पकौड़े वाली, इधर भी पकौड़े दे दो। अरे ऐसे किसी के मुंह पर बोलना अच्छी बात नहीं होती। देखो अशोक, अब तुम एक पकौड़े वाली के लिए मेरे से लड़ रहे हो। वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं है जो तुम इतना सोच रहे हो। सुमित्रा पकौड़े बेचते हुए उस लड़की की बातों को सुन रही थी। उससे रहा नहीं गया और वो ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चली गई। सुमित्रा को निधि की बात बुरी तो लगी, ऐसा अक्सर ही होता रहता था। किसी को तो सुमित्रा के हाथों के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे और कोई कोई सुमित्रा को पकौड़ों के लिए तरह तरह के ताने भी दे देता था। माँ क्या हुआ? आज तुम्हारा मन बहुत उदास है, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं जानता हूँ तेरी माँ का चेहरा क्यों उतरा हुआ है। जब उस लड़की ने तेरी माँ को बुरा भला बोला था, उस समय माधव भी ट्रेन में चाय बेच रहा था। सुमित्रा, मुझे माधव ने बताया कि तुम्हें कैसे लड़की ने गलत बोला, तभी बोल रहा था मुझे काम करने दे। तू क्यों ट्रेन में पकौड़े बेचने के लिए जाती है रे? पहली बात तो ये कि हर काम में अच्छा और बुरा दोनों कहने वाले होते हैं। हाँ, मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था, पर क्या करूँ, ये तो रोज की बात है। कभी कोई तारीफ कर देता है तो बहुत खुशी होती है, कभी कोई बुराई कर देता है तो मन दुखी हो जाता है। और रही बात काम करने की, तो मैं जानती हूँ तुम्हारी कमर में दर्द रहता है। इतनी मुश्किल से तो तुम रिक्शा चलाते हो। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हम अपनी बेटी के सपने को पूरा कैसे करेंगे? हम दोनों का तो यही सपना है ना कि हमारी बेटी वर्षा पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अच्छी नौकरी पर लग जाए। तो कुछ समय के लिए अगर मैं काम कर लूंगी तो इसमें हर्जी क्या है? माँ, बस कुछ समय की बात है। मेरी 10वीं की परीक्षा हो जाए, उसके बाद मैं भी एक छोटी सी नौकरी ढूंढ लूंगी, फिर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं बिटिया, अभी तू और पढ़ाई कर, अभी कोई जरूरत नहीं नौकरी करने की। हम दोनों है ना, तुम्हारे पापा और मैं मेहनत तो कर रहे हैं। जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम भी करना, अभी तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। सुमित्रा स्वभाव की बहुत मेहनती थी। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में पकौड़े बेच रही थी। पकौड़े ले लो, पकौड़े, आलू प्याज हरी मिर्च के पकौड़े। ओ पकौड़े वाली, जरा 20 रुपए के पकौड़े दे दे। हाँ हाँ देती हूँ। ये कैसे पकौड़े हैं, ठंडे और बेस्वादी, हमें नहीं खरीदने, वापस ले लो अपने पकौड़े। सुमित्रा पकौड़े बेचने के लिए आगे चली गई। इस बार सुमित्रा ट्रेन से नीचे नहीं उतर पाई क्योंकि ट्रेन तेज स्पीड में चल रही थी। सुमित्रा ने सोचा कि वो अगले स्टेशन पर नीचे उतर जाएगी, इसलिए सुमित्रा कुछ देर के लिए उसी डिब्बे में वापस आ गई जहाँ पर वो औरत बैठी थी। सुमित्रा उस डिब्बे में दोबारा पकौड़े बेचने लगी। अगले स्टेशन पर वो औरत अपने बच्चे के साथ नीचे उतर गई। सुमित्रा को वापस गंगानगर स्टेशन पर जाना था, इसलिए वो वापसी की ट्रेन का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब वापसी की ट्रेन आई तब सुमित्रा उसमें चढ़ गई। अचानक सुमित्रा की नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसके बराबर में बैठी एक औरत की गोद में वही बच्चा सो रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी मम्मी के साथ पिछले स्टेशन पर नीचे उतरा था। ये तो निधि है ना, जो अशोक भैया के साथ उस दिन दिखाई दी थी। इसके साथ ये औरत कौन है? और इसकी गोद में वही बच्चा है जिसको मैंने पकौड़े दिए थे, और ये अपनी मम्मी के साथ पिछले स्टेशन पर रुका था। फिर ये इनके साथ क्या कर रहा है? सुमित्रा को सामने देखकर निधि नाम की वो लड़की बहुत घबरा गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अरे निधि दीदी, पहचाना? मैं सुमित्रा, वो आपको उस दिन अशोक भैया के साथ देखा था ना। कौन अशोक? मैं किसी अशोक को नहीं जानती, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चुपचाप पकौड़े दो और यहाँ से जाओ। सुमित्रा को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि निधि उसे पहचानने से इनकार कर रही थी, और जो बच्चा उनकी गोदी में था उसकी माँ वह औरत नहीं थी बल्कि कोई और थी। सुमित्रा परेशान हो चुकी थी। उसके पास अब एक ही रास्ता था कि वो ट्रेन आगे जाने से पहले टीटी को सारी बात बता दे। भाभी, ये पकौड़े वाली मुझे पहचानती है, हमें किसी दूसरे डिब्बे में चलना चाहिए, और कुछ देर बाद जब ट्रेन आगे निकल जाएगी तो कोई घबराने की बात ही नहीं होगी।
पर इससे नजर बचाकर चलो, वरना कहीं ऐसा ना हो ये पकौड़े वाली सारा बना बनाए खेल बिगाड़ दे। हमें इस बच्चे को दूसरे डिब्बे में ले जाना चाहिए। ठीक है, चलो हम दूसरे डिब्बे में चलते हैं। तभी बच्चा तेज तेज रोने लगता है और औरत की गोद से उतरकर ट्रेन के डिब्बे में इधर उधर भागकर मम्मी को ढूंढने लगता है। सुमित्रा उस बच्चे को गोद में उठा लेती है और प्यार करने लगती है। तभी टीटी भी आ जाता है। घबराओ नहीं बेटा, हम अभी तुम्हारी मम्मी के पास चलेंगे। अब टीटी अंकल इन दोनों को पकड़ लेंगे। सुमित्रा, ट्रेन स्टेशन पर रुक गई है, अभी पुलिस को बुलाते हैं और इन दोनों बच्चा चोर औरतों को हम पुलिस के हवाले कर देंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साहब, पिछले स्टेशन पर इसकी मम्मी होगी, हमें इस बच्चे को वहीं ले चलना चाहिए। मैंने दूसरे स्टेशन पर फोन कर दिया है, बच्चे की मम्मी यहीं आ रही है। कुछ देर बाद उस बच्चे की माँ आ जाती है। रो रो कर उस औरत का बुरा हाल था। बहन जी, आपको तो सुमित्रा को धन्यवाद करना चाहिए। मैं धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ, असली धन्यवाद की पात्र तो सुमित्रा है। इसी ने हमें इन दोनों बच्चा चोर औरतों के बारे में बताया। शुक्रिया बहन, तुमने आज हमारे घर के चिराग को बचा लिया। तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, हम इस एहसान को कभी नहीं चुका सकते। मैं तो बस स्टेशन पर बने नल से पानी भर रही थी, तभी ये गायब हो गया और तब से मैं इसे ढूंढ रही थी। मेरा बच्चा मुझे मिल गया है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सुमित्रा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। बहन, मैंने तो बस एक इंसानियत का फर्ज अदा किया है। आपका बच्चा आपको सुरक्षित मिल गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अगर अगले स्टेशन पर ये दोनों बच्चा चोर आपके बेटे को ले जाती तो शायद आपके बेटे का मिलना मुश्किल था। तभी अशोक भी स्टेशन पर आ जाता है। सुमित्रा ने उसे फोन करके बुला लिया था। निधि, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। आगे चलकर मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन गुजारना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था, पर शुक्र है भगवान का कि सुमित्रा दीदी की वजह से आज तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों बच्चा चोर औरतों को यहाँ से ले जाइए और दोबारा ये ऐसी गलती कभी ना करे। इसके लिए इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देना। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए। अरे चलो दोनों, मैडम इन दोनों को पकड़ लीजिए, चलिए। बच्चा चुराती हो, धिक्कार है तुम दोनों पर कि तुम एक औरत हो। सब लोग सुमित्रा की बहुत प्रशंसा करते हैं। उसने आज एक बच्चे को अपनी माँ से दूर होने से बचा लिया। अगले दिन वो औरत अपने पति के साथ सुमित्रा के घर उसे मिलने आई और जबरदस्ती उपहार स्वरूप सुमित्रा को 50,000 रुपए दिए और वादा किया कि वो वर्षा की पूरी पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगे। सुमित्रा ने उन रुपयों से रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और अपने पति के साथ चाय पकौड़े की दुकान चलाने लगी। अब सुमित्रा को ट्रेनों में नहीं घूमना पड़ता था। भगवान ने उसे उसके अच्छे कर्मों का फल दे दिया। सब कुछ अपने आप हो गया। सुमित्रा इन सब के लिए भगवान को धन्यवाद कहती है। चंदू एक चोर था। वो स्टेशन पर खड़ा रहता था और जैसे ही ट्रेन चल देती थी वैसे ही खिड़की पर जो भी मोबाइल चलाता हुआ उसे दिख जाता था उसका मोबाइल फोन छीनकर वहाँ से भाग जाता था। ट्रेन चलने लगती थी, इसीलिए कोई ट्रेन से कूदने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अरे वाह, आज तो आईफोन मिल गया। ये कम से कम 20-25 हजार में तो बिक ही जाएगा। चंदू मोबाइल लेकर चोर बाजार पहुँच गया। वो किसी दुकान पर जाकर मोबाइल बेचने लगा। अरे चंदू, आज तो लंबा हाथ मार लिया तूने, लेकिन ये इतना महंगा फोन मैं नहीं ले सकता भाई। इस मोबाइल में बहुत सिक्योरिटी होती है, मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा भाई। ए कमाल करते हो बिहारी लाल। मैं एक चोर होकर इतना महंगा फोन चोरी करते हुए नहीं डरा, और तुम ये फोन खरीदते समय डर रहे हो। यार, तुम लोग तो दिन भर दुकान में बैठे रहते हो बे। हम लोगों को रिस्क लेना पड़ता है, समझे, और मेहनत भी करनी पड़ती है। चुपचाप ये फोन ले लो, समझे, वरना आप। इतने में पीछे से चंदू के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर पीछे देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी था। हाँ भाई, लाओ ये फोन मुझे दे दो। ठीक है, मुझे तो किसी ना किसी को फोन बेचना ही है। ले लो, निकालो 5,000। हाँ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, देता हूँ। चंदू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही उस आदमी ने चंदू के दोनों हाथों में हथकड़ियां पहना दी। इतने में बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर आ गए। अरे ये सब क्या है? ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ है। अच्छा, एक छोटा सा धोखा खाकर तुम्हें कष्ट हो रहा है, और जो तुम लोगों की मेहनत से कमाए हुए मोबाइल फोन, उनका पर्स चोरी कर लेते हो, तब उन लोगों पर क्या बीतती होगी। इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? मैं हूँ इस इलाके का एसीपी। तुमने इस बार गलत आदमी का फोन छीन लिया। इस तरह से पुलिस ने चंदू को जेल में डाल दिया। वो जेल में कभी कविताएं पढ़ा करता था तो कभी गाने गाया करता था। उसका व्यवहार देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए और उसे जेल से 6 महीने बाद छोड़ दिया गया। देखो, तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है। बाहर निकलने के बाद मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। चोरी करना बंद कर दो, कुछ ढंग का काम धंधा करो। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे काम कौन देगा?
तुम्हें दूसरे के यहाँ नौकरी करने को किसने कहा? बर्गर, पिज्जा, पापड़, गोलगप्पे, चाय कुछ भी बेचो। खैर, चंदू 6 महीने बाद जेल से छूटकर अपनी झोपड़पट्टी में आ गया और मन ही मन सोचने लगा। एसीपी साहब ने बिल्कुल सही कहा। आखिर कब तक मैं चोरी करता रहूंगा? बार बार पकड़ा जाऊंगा। मैं अभी तक स्टेशन पर चोरी करता था, तो अब स्टेशन ही एक तरीके से मेरा घर बन चुका था। तो मैं क्यों ना स्टेशन पर ही चाय या गोलगप्पे बेचूं? चाय तो बहुत लोग बेचते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, गोलगप्पे बेचता हूँ स्टेशन पर। अगले दिन ही चंदू ने गोलगप्पे की एक टोकरी बना ली और अपनी खोपड़ी पर रखकर स्टेशन पहुंच गया। तभी स्टेशन पर ट्रेन आ गई और चंदू गोलगप्पे की टोकरी खोपड़ी पर रखकर ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये खा लो, गोलगप्पे ये। मेरे गोलगप्पे का पानी देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ। अरे भाई साहब, ये गोलगप्पे कैसे दिए? 10 का 4। अरे बाप रे, गोलगप्पे में मटर की जगह सोना चांदी डालते हो क्या? बिल्कुल टोपा हो क्या भैया? सोना चांदी गोलगप्पे के अंदर कौन डालता है? और अगर सोना चांदी डालकर बेचूंगा भी तो 10 रुपए का 4 नहीं, 10 लाख का 1 बेचूंगा। मोटे खाना तो खाओ, वरना प्रभु के गुण गाओ। अरे नहीं भाई, हमें नहीं खाना इतना महंगा गोलगप्पा। लेकिन लड़कियों और औरतों को तो गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। वैसे भी ट्रेन के अंदर गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं? कम से कम भाई साहब गोलगप्पे बेच तो रहे, यही बहुत बड़ी बात है। लाओ भैया, इधर ले आओ, हमें गोलगप्पे खिलाओ। दिन भर मेहनत करके उसने 300-400 रुपए कमा लिए, लेकिन जब वो घर पहुंचा तब वो ज्यादा खुश नहीं था और बहुत थक भी चुका था। पहले तो मुझे लगा कि चोरी करने से अच्छा गोलगप्पे बेचना होगा, लेकिन मैं एक प्लेट गोलगप्पे में सिर्फ 3 रुपए कमा पाता हूँ। इससे अच्छा तो मेरा चोरी का धंधा था। एक झटके में 3-4 हजार अंदर कर लेता था मैं। गोलगप्पे का सहारा लेकर ही कुछ अलग सोचना पड़ेगा। चंदू रात में प्लान सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया और उसे एक आइडिया आया। सुबह उठकर उसने फिर से गोलगप्पे की टोकरी तैयार की और ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये 10 के 20 से खा लो, तीखे और चटपटे गोलगप्पे 10 के 20 से। 10 के 20 गोलगप्पे सुनकर ट्रेन में बैठे सभी यात्री हैरान हो गए। ओए गोलगप्पे वाले, इतने सस्ते गोलगप्पे क्यों बेच रहा भाई? 20 दिन पुराने खराब गोलगप्पे तो नहीं बेच रहा है? उस आदमी की बात सुनकर चंदू को गुस्सा आया। उसने उस आदमी से कहा, तुम लोगों को हर बात में समस्या होती है। महंगा बेचो तो भी दिक्कत, सस्ता बेचो तो भी दिक्कत। अगर मेरे गोलगप्पों में जरा सी भी खराबी निकली तो मैं अपनी बीवी तुझे दान कर दूंगा, पर अगर मेरे गोलगप्पे बिल्कुल ताजा निकले तो तुझे अपनी बीवी मुझे दान करनी होगी। बोल मंजूर है? ये कैसी शर्त है भाई? क्यों? अगर तुझे इतना ही कॉन्फिडेंस है कि मेरे गोलगप्पे खराब है तो डर क्यों रहा है? अरे भैया छोड़ो इन लोगों को, ये मर्दजात होती ही ऐसी है, हर बात पर शक करने की बीमारी होती है। इतने सस्ते गोलगप्पे बेच रहे हो तुम, आज के बाद तो मैं हर रोज इस ट्रेन में सफर किया करूंगी। जल्दी से हमें गोलगप्पे खिलाओ, अब रहा नहीं जाता। चंदू सभी को गोलगप्पे खिलाने लगा। धीरे धीरे वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई। आदमी, लड़के, औरतें, लड़कियाँ सब उसके पास आ गए। भीड़ का फायदा उठाकर उसने लोगों की बहुत सारी पर्स मार दी। रात को जब वो घर पहुँचा और बैग खोला तो उसमें ढेर सारे पर्स थे। ये हुई ना बात। इस तरह उसके पास करीब 30,000 रुपए इकट्ठा हो गए। क्या बात है, ये प्लान तो कामयाब हो गया। एक ही दिन में 30,000। ऐसे तो कुछ ही दिनों में मैं लखपति बन जाऊंगा। तो ये उसका अब रोज का काम हो गया। सस्ते गोलगप्पे के लालच में लोग उसके पास भीड़ लगा लेते थे, जिसका फायदा उठाकर वो लोगों के पर्स बहुत ही आसानी से मार लिया करता था। ऐसा करते करते महीनों बीत गए। एक रात जब चंदू पर्स गिन रहा था तब उसे एक बहुत ही सुंदर पर्स दिखाई दिया। वो पर्स कुछ अलग ही लग रहा था और मजबूत भी था। अरे वाह, ये पर्स तो दमदार है, इसे तो मैं ही रखूंगा। अगले दिन फिर वो टोकरी लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन के अंदर वो फिर से लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने जाकर आरपीएफ से शिकायत की। साहब, लगता है स्टेशन पर पर्स मारने का कोई गैंग आ गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता न चलता। यहाँ स्टेशन पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई चोर होता तो पकड़ा जाता। मेरा बेशकीमती पर्स चोरी हो गया है, मुझे लगा यहीं चोरी हुई होगी। तभी वहाँ चंदू आ गया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। जल्दी जल्दी आओ, लूट लो 10 के 20 गोलगप्पे। तभी आरपीएफ ऑफिसर की नजर उस पर गई। मैं काफी महीनों से देख रहा हूँ, ये पानीपुरी वाला जैसे ही आता है वैसे ही हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। हाँ साहब, आप भी एक बार चक्कर देखिए। आरपीएफ ऑफिसर उस आदमी के साथ चंदू के गोलगप्पे खाने चला गया। गोलगप्पे तो उसे बहुत पसंद आए। ये लो चंदू, पैसे काट लो। साहब 500 का नोट छुट्टे नहीं है क्या? अरे छुट्टे होते तो 500 का नोट क्यों पकड़ा था? ठीक है साहब, लाओ देता हूँ। चंदू ने छुट्टे देने के लिए अपनी जेब से पर्स निकाला। वो पर्स वही क्रोकोडाइल वाला था। आरपीएफ के साथ वाला आदमी वो पर्स देखकर हैरान हो गया। भाई साहब, ये पर्स किसका है? ये पर्स मेरा है, और किसका है? नहीं साहब, ये तो मेरा पर्स है। मैं इसी पर्स की शिकायत लेकर आपके पास आया था। मैंने मगरमच्छ की खाल से ये पर्स खुद बनवाया था। अच्छा, तो तू ही गोलगप्पे की आड़ में लोगों के पर्स मारता था? चल मेरे साथ।
आरपी फल उसे थाने ले गया। वहां उसे वही एसीपी मिला। सर, यही वो चोर है जो अभी तक हजारों लोगों के पर्स चोरी कर चुका है। चंदू, मैंने तुझे समझाया था ना, फिर भी तू नहीं समझा। पिछली बार तो मैंने तुझे 6 महीने में छोड़ दिया था, पर इस बार तो लंबा अंदर जाएगा बे। तो इस तरह से चंदू चोर पकड़ा गया और उसे 20 साल की सजा मिली। इसीलिए हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कभी न कभी तो पकड़े जाना ही